नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप हमने नर्सिंग असेसमेंट देख लिया था। नर्सिंग असेसमेंट में नर्सिंग जो असेसमेंट के कंपोनेंट थे, टाइप्स थे, फिजिकल असेसमेंट था, वो भी देखा था। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है जो हमारा वो सेकंड स्टेप है। दोस्तों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में स्टेप भी पूछे जाते हैं। ये कौन सा स्टेप है? तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस दोस्तों होता है वो हमारे दूसरे नंबर का स्टेप फंड आता है। ठीक है, तो अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं उसके कंपोनेंट है थोड़े। तो जो पहले तो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने से पहले कंपोनेंट जो कंपोनेंट है उसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर देखा जाता है और एविडेंस। ये ये तीनों कंपोनेंट है, इसके बेसिस पर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। तो कंपोनेंट कितने हैं? तीन है, याद रखिएगा। प्रॉब्लम होती है, इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है और एविडेंस होता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम, और उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर, उस किसके कारण प्रॉब्लम हुई वो, और उसका प्रूफ क्या है, एविडेंस, एविडेंस क्या है वो। तो ये तीनों एक कंपोनेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के लिए। तो प्रॉब्लम, इटियोलॉजिकल फैक्टर और एविडेंस, इनके हिसाब से ही ये नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उसके थोड़े टाइप्स है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसमें टाइप है एक्चुअल डायग्नोसिस। पहले आते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस, उसको कहते हैं प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस। कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, जो मेन प्रॉब्लम है वो ही देखी जाती है, उसमें उसके रिगार्डिंग डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। तो वो आता है एक्चुअल डायग्नोसिस या प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस, ये दूसरा नाम है इसका। इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट दाखिल हुआ है, किस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की, जिसकी वजह से वो यहाँ हॉस्पिटल में या हमारे पास आया है, तो वो एक्चुअल डायग्नोसिस होता है। तब एक्चुअल डायग्नोसिस उस फोकस से लिखा जाता है। दूसरा टाइप है पोटेंशियल डायग्नोसिस। पोटेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं? उसको दूसरा नाम है ससेप्टेबल डायग्नोसिस। तो ससेप्टेबल डायग्नोसिस जैसे कि रिस्क फैक्टर, अगर पेशेंट को ये हुआ है तो ये हो सकता है, ऐसे पोटेंशियल डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया है जिसको लेग फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, वो चल नहीं सकता, वो बेड रिडन रहेगा। तो उसको बेड श्योर हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, तो उसको प्रेशर पॉइंट पर अल्सर हो सकते हैं। तो उसको पोटेंशियल डायग्नोसिस में रिस्क बेस पर डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। बेड श्योर के आ गए, रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो रिस्क वाला डायग्नोसिस है वो पोटेंशियल डायग्नोसिस या ससेप्टेबल डायग्नोसिस में आता है। तीसरा जो टाइप है वो है हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस या फिर वेलनेस डायग्नोसिस। पेशेंट यहाँ पर आया तो उसका जो मेन डायग्नोसिस वो देखा, उसका रिस्क फैक्टर भी देख लिया, उसको ये रिस्क हो सकता है। उसके बाद अब उसका हेल्थ प्रमोशन जो हो, वो जो मेन फोकस है वो तो हम दूर करने वाले हैं ये दोनों डायग्नोसिस से, लेकिन उसकी जो हेल्थ है उसको जो प्रमोशन हो सकता है, ऐसा भी डायग्नोसिस बनाए जाते हैं। तो उसको कहते हैं वेलनेस डायग्नोसिस या फिर हेल्थ प्रमोशनल डायग्नोसिस, जिसमें पेशेंट की हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो, उसके ऐसे डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। अगला टाइप है सिंड्रोम डायग्नोसिस। और जो सिंड्रोम डायग्नोसिस होता है जिसमें एक पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ है, जिसको सिंड्रोम बोला जाता है। तो ऐसे डायग्नोसिस सिंड्रोम डायग्नोसिस में आता है जिसमें क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम, ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। इंजरी, जैसे कि इंजरी आ गया, कोई एक्सीडेंट वाला आ गया पेशेंट जिसमें एयरवे का भी प्रॉब्लम है, कोई डिसीज का भी प्रॉब्लम है, और उसको फ्रैक्चर का भी प्रॉब्लम है, साथ में एक ही पेशेंट में कई सारे प्रॉब्लम हो जाए, तो जब सिंड्रोम डायग्नोसिस हमारे यूज आते हैं। और ऐसे टाइप को कहते हैं सिंड्रोम डायग्नोसिस, तब सिंड्रोम डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। अब ये सारे जो डायग्नोसिस है ये तो डायग्नोसिस के टाइप हुए, लेकिन वो लिखे कैसे जाते हैं? तो अब्राहम मास्लो थियरी है एक, जो अब्राहम मास्लो थे उसने एक थियरी दी है, जिन्होंने प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस लिखना शुरू किया। प्रायोरिटी बेस्ड जो कैसे है वो इन्होंने बताया कि प्रायोरिटी के अनुसंधान या प्रायोरिटी के बेस पर डायग्नोसिस लिखने चाहिए। जैसे कि पहले पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड। जो फिजियोलॉजिकल नीड होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो पेशेंट होता है उसको पहले फिजिकल नीड देखी जाएगी, तो इसलिए ये बेस पर बनाया गया है।
उसके ऊपर आता है, उसके बाद आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगनेस, उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम, या उसके उसके बाद टॉच पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक रूट है, उसी हिसाब से होता है। पहले नंबर पे आता है तो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें पेशेंट का ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, वो एयर, उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसका जो डाइजेशन है, फूड है, वो सब देखा जाता है। जिसमें उसका एयर का प्रॉब्लम कुछ हो रहा हो, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, वो सब देखा जाता है। फिजियोलॉजी, हाँ, फिजिकल नीड को देखा जाता है, उसके उसके अलावा कुछ देखा जाता नहीं है। उसके बाद में आता है दोस्तों सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें पेशेंट की सिक्योरिटी देखी जाती है। उसको कोई जो फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद उसके उसके हिसाब से उसको बेड शोर ना हो जाए, और जो फैमिली है, सोसाइटी है, उसको उन्हों की उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये सेकंड पर आता है। अगर कोई हॉस्पिटल में आया है, जो पुलिस लेकर आई है, ऐसा पेशेंट है, तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सेकंड नंबर पे आता है प्रायोरिटी बेस वाइज डायग्नोसिस में। फिर आता है लव एंड बिलोंगनेस। तो उसको लव में उसके फैमिली के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ क्या उसके संबंध है, वो देखे जाते हैं, और उसके हिसाब से डायग्नोसिस लिखने होते हैं। तो फिर जो लव और बिलोंगनेस, उसका ध्यान रखना होता है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम, जिसमें उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो पेशेंट होता है, वो दूसरों को कैसा रिस्पेक्ट देता है, उसको रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, वो सब देखा जाता है, और उसके हिसाब से डायग्नोसिस लिखे जाते हैं। बाद में आता है लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो एक्सेप्टेंस होता है और मोरालिटी उसकी देखी जाती है, ये लास्ट में आता है सबसे पहले। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड और जो सिक्योरिटी है, उतने ही देखा जाता है, और उसके बाद लव और बिलोंगिंगनेस में तक आते आते पेशेंट ठीक होकर घर भी चला जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों गोल। ये हमने बात की नर्सिंग डायग्नोसिस, उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, उसमें गोल भी आते हैं। लेकिन गोल कैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमारा गोल सेट करना होता है। तो गोल जो होता है, हमें गोल सेट करना होता है, तो वो गोल कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि एस, उसका जो एस है, उसके हिसाब से गोल जो होना चाहिए हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिक मतलब कि कोई पेशेंट आया है, तो हमें उसको क्या करना है वो तय होना चाहिए, या स्पेसिफिक उसको पता होना चाहिए। फ्रैक्चर का पेशेंट आया है, तो उसको फ्रैक्चर ठीक करना है हमें, ये हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। आगे आता है एम, तो मेजरेबल। तो जो हमने गोल हम तय करने वाले, जो डायग्नोसिस बनाने वाले हैं हम, तो वो मेजरेबल होना चाहिए जो हम सेट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई पेशेंट आया है जिसको फीवर है, तो उसको हम थर्मोमीटर से नाप सके, ऐसा गोल होना चाहिए। या फिर इसको फ्रैक्चर हुआ है, वो आएगा हमारे पास, तो वो ठीक होएगा, वो हमारा एक मेजर हमारे पास होना चाहिए। तो ये मेजरेबल होने चाहिए। फिर आता है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब क्या है दोस्तों, तो जिसको हम हासिल कर सके, ऐसे गोल होने चाहिए। ना कि अगर कोई हम डायग्नोसिस बना दे कि पेशेंट को हिमालय को हिमालय पार करना है, तो ये हमारा गोल अटेनेबल होगा नहीं। पेशेंट को तो कुछ भी करना है, लेकिन हमें क्या करना है, पेशेंट की हेल्थ रिकवर करनी है। तो अटेनेबल गोल होने चाहिए कि हम अभी इस पेशेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको हमें कम करना है। तो ये अटेनेबल गोल होता है, जिसको हम हासिल कर सकते हैं। फिर आता है आर, रिलायबल। तो रिलायबल क्या होता है, तो ये हमने अभी बात की, वही होता है दोस्तों, रिलायबल होने चाहिए गोल। और एक है टाइम, निर्धारित टाइम पर, जो हमें टाइम फिक्स किया है, उतने टाइम में ये हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने अभी एक पेशेंट को टेबलेट दी है फीवर की, तो वो टेबलेट 30 मिनट या 50 मिनट या 2 आवर में उसको फीवर कम कर देगी। तो ये हमें 2 आवर के बाद देखना पड़ेगा कि उसका फीवर कम हुआ है या नहीं। तो ये टाइमली होना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए, तो टाइम भी जो हो वो फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम में ये हो जाएगा। तो टाइम भी नक्की या फिक्स होना चाहिए। तो गोल हमारे स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल और टाइम। ठीक है, इतना याद आप रखिएगा।
आगे आता है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर का स्टेप है प्लानिंग। जो हमने बात की थी नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और आता है प्लानिंग। अब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना ली, अब प्लानिंग करना है। तो फॉर एग्जांपल एक नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू फीवर एज एविडेंस बाय वाइटल साइन। हाइपरथर्मिया यानी कि फीवर है एक पेशेंट को, रिलेटेड टू फीवर, उसका फीवर देखा तो पता चला उसको हाइपरथर्मिया है, ज्यादा फीवर है उसको। एज एविडेंस बाय, क्यों कैसे पता चला, तो वाइटल साइन लिया, ये प्रूफ है हमारा, वाइटल साइन हमारा प्रूफ है। तो वाइटल साइन लिया तब पता चला कि उसको हाइपरथर्मिया है। तो अब उसका प्लानिंग क्या करेंगे, ये हमने एक डायग्नोसिस लिखा है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब यहाँ पर प्लानिंग क्या होगा, तो हम प्लानिंग करेंगे दोस्तों, तो उसका वाइटल जो चेक वाइटल साइन, उसका हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। दूसरा हम लिखेंगे गिव ओरल फ्लूइड, उसको मेडिकेशन की तौर पर ओरल फ्लूइड देने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, तो गिव अ कोल्ड स्पंज, उसको कोल्ड स्पंज देंगे, उसको फीवर है तो कोल्ड स्पंज दिया जाता है तो कोल्ड स्पंज देंगे हम। और एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, जो मेडिकेशन है वो भी देने देने वाले हैं। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, ये हमने प्लानिंग किया कि हम ई पेशेंट के साथ ये करने वाले हैं, ये पूरा लिखा जाता है, उसको कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, तो अब आएगा हमारा नर्सिंग स्टेप आएगा चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का, ये है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, तो जो हमने प्लानिंग किया था उसका एक्शन स्वरूप है, एक्शन ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग किया था उसका एक्शन हम करने वाले थे। फॉर एग्जांपल हमने वाइटल साइन चेक करने थे, तो यहाँ वाइटल साइन चेक कर लिए होंगे, और वाइटल साइन चेक करने के बाद वहाँ लिखने होते कि बीपी पेशेंट का इतना है 120 पर एम, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है दोस्तों। उसके पल्स रेट इतने हैं, SpO2 इतना है, और जो टेम्परेचर है वो इतना है। वो आप उसको, जो वाइटल साइन होंगे वो हमारी इस नर्सिंग की नोट होगी, उसमें लिखना पड़ेगा आपको। जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप होता है उसमें वाइटल साइन चेक कितने हुए, इतना वाइटल साइन है। बाद में हमारा जो प्लानिंग था ओरल फ्लूइड देने का, तो यहाँ पर होगा गिवन ओरल फ्लूइड, क्या क्या दिया तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर आएगा गिवन अ कोल्ड स्पंज, कब दिया तो वो टाइम भी आपको लिखना पड़ेगा। और आएगा एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन दी गई है, कौन सी दी है, कितने डोज वाली दी गई है। फॉर एग्जांपल टैब पैरासीटामोल दी गई है तो पैरासीटामोल लिखिए, कितने कितने कितना कितना डोज दिया गया है वो देखिए, 500 mg तो 500 mg लिखिए। कब 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 देना है तो बीडी में लिखा है 2 टाइम लिखा है तो 2 टाइम दीजिए। और टाइम कब दिया है तो वो टाइम भी लिखिए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का एक स्टेप हो गया, जो हमने प्लानिंग किया था वो पूरा हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब आता है पांचवा इवाल्यूएशन, जो लास्ट स्टेप है नर्सिंग का, लास्ट स्टेप पूछा जाए दोस्तों तो इवाल्यूएशन आता है, जो पांचवा स्टेप है। इवाल्यूएशन मतलब क्या, जो हमने प्लानिंग किया उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया, तो अब इवाल्यूएशन उसका क्या आया वो देखना पड़ेगा। ऑन वो दो तरीके से किया जाता है, ऑन गोइंग या फिर टर्मिनल। ऑन गोइंग मतलब कि जो पेशेंट हमने जिसको मेडिकेशन दिया है वो उसका ऑन गोइंग रेगुलर चेकअप करता रहना है, रहना है। और टर्मिनल क्या होता है, तो एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इसके टाइम के बाद उसको देखना है, तो वो टर्मिनल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इवैल्यूएशन होता है तो अगेन एंड अगेन करना होता है। अगेन एंड अगेन मतलब कि आपने गोल सेट किया था, प्लानिंग किया था कि उसको फीवर है उसको कम करना है, अगर फीवर कम नहीं हुआ है तो अगेन एंड अगेन फिर से हमारे नर्सिंग स्टेप वापस शुरू करेंगे। और जब तक उसको फीवर कम नहीं होगा तब तक ये स्टेप हम गोल गोल घूमेंगे और उसको प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इवैल्यूएशन करेंगे। जब इवैल्यूएशन में हमारा जो गोल है वो सेट हो जाएगा, फिक्स हमने हासिल कर लेंगे हम हमारा गोल, तब वो ये खत्म करेंगे और पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। रीवाल उसका हमने रीवैल्यूएशन भी सुना होगा, उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं, बार बार करते हैं उसको रीवैल्यूएशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों हमारे जो हमारे नर्सिंग स्टेप थे, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आता है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये पांचों स्टेप एक ही वे में है और एक ही वे में आपको लिखने होंगे। अगर आपको पूछा जाए तीसरा स्टेप कौन सा है तो आपको लिखना है प्लानिंग, फोर्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ इवैल्यूएशन, फर्स्ट स्टेप तो नर्सिंग असेसमेंट।
ये पांचों स्टेप लाइन में ही लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।